नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल के को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को 5 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस की हैं और एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट भी है जो कि सिविल अपील 8671 ऑफ 2015 की एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। और बाकी के ऊपर जो 3 वीडियोस हैं वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट्स थी, और ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट जो कि 16 दिसंबर 2022 की डबल बेंच ने यहाँ पर इसे प्रोनाउंस किया था। तो ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, तो इसमें जो फैक्ट्स हैं और जो लीगल इश्यूज हैं वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि इसे नॉन रिपोर्टेबल कैटेगरी में डाला गया है। तो इसके ऊपर हम बताना चाहेंगे कि एक सिविल अपील है, ये एक 8671 ऑफ 2015 की ये एक सिविल अपील है। और इसमें क्या था कि ये एक पटिशनर जो हैं वो एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड अदर्स जो कि अपीलेंट हैं, और जो रिस्पोंडेंट है, और यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को। और हाई कोर्ट में क्या किया था कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी, उसको अलाउ कर दिया था, और डायरेक्शंस दी थी कि जो सीआईएसएफ को डायरेक्शंस दी थी कि रिस्पोंडेंट जो इस केस में रिस्पोंडेंट है जो कि वहाँ हाई कोर्ट में रिट पिटीशनर थे उनको वापस रीइंस्टेट किया जाए, और जो 50% की जो बैक वेजेस हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाए। अब उससे एग्रीवेट होके सीआईएसएफ ने यहाँ अपील डाली थी, और यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो सीआईएसएफ के जो रिस्पोंडेंट 1 है वो एक जो है अधिक मतलब एक उसमें कार्यरत थे, सीआईएसएफ में कार्यरत थे, तो उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी थी, और वो एलिगेशंस हैं वो प्रूव हो गई थी। और इंक्वायरी जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बैठी थी, और जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसके ऊपर फिर इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। फिर उसको चैलेंज किया था डिसिप्लिनरी कमेटी के जो ऑर्डर को, फिर अपील भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिला था, और फिर रिवीजन डाली थी कोई रिलीफ नहीं मिला था। और फिर उसके बाद जो रिट पिटीशन है वो फाइल की गई थी पिटीशनर द्वारा। वहाँ पिटीशनर और माननीय हाई कोर्ट ने जो है इनकी जो रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया था, और डायरेक्शंस दी थी कि वापस रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि कंप्लेनेंट थे उनकी जो स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसीज थी, और और साथ में जो कंप्लेंट है वो वापस ले ली थी, ऐसा जजमेंट में बताया गया था। और लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब सीआईएसएफ ने आगे अपील डाली तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया, और नीचे के जो ऑर्डर्स थे उनको रिस्टोर कर दिया। तो जो टर्मिनेशन का जो ऑर्डर था वो अपहेल्ड कर दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हाई कोर्ट का जो स्कोप होता है वो अंडर 226 227 के अंदर काफ़ी लिमिटेड होता है। और आइए थोड़ा-सा हम देख लेते हैं इसमें क्या था। ये देखिए, ये सीएसएफ ने एक अपील डाली थी, और जो ऑर्डर था स्पेशल सिविल एप्लीकेशन थी, वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जो रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की, और जिसमें डायरेक्शंस दी थी कि 50% बैक वेजेस फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल पे दिया जाए। और ये थोड़े फैक्ट्स बताए गए हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है कांस्टेबल की पोस्ट पे काम करते थे और सीआईएसएफ में, और एक मेमोरेंडम इशू हुआ था 28/10/2001 को जो एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट था। और डिप्टी कमांडेंट थे, उन्होंने जो एक इंक्वायरी ऑफिसर बने थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट थी 28/1/2002 को दी थी। चार्जेस लेवल लगाए गए थे, और वो कि जो चार्जेस थे वो प्रूफ हो गए थे। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी कि क्वेश्चन किया था इंक्वायरी रिपोर्ट को, और कहा था कि उन्हें चार्जेस से एक्सोनरेट कर दिया जाए, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने 23/3/2002 को एग्री कर दिया कि चार्जेस पे प्रूव हो गए हैं, और पेनल्टी इम्पोज कर दी थी कि फ्रॉम दी सर्विस से रिमूव कर दिया जाए। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपील फाइल प्रेफर की थी, जो कि अपीलेट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी थी, और रिवीजन पिटीशन भी फाइल की थी, वो भी रिजेक्ट कर दी थी 8/4/2003 में। और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, एक स्पेशल सिविल एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में। और फिर रीजन जो था हाई कोर्ट ने अपने जो जजमेंट का वो कोट किया है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8, 9 और 10 का जो इम्पेन जजमेंट है वो
यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया है फॉर द कन्वीनियंस के लिए। और इसमें यहाँ यही बताया था कि जो जो केस जो पूरा का पूरा पिटिशनर है, जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, उनके ऊपर सिर्फ इसी ग्राउंड पे रहता है कि जो कंप्लेनेंट ने अपनी जो एविडेंस दिया था जो कि कंसिस्टेंट नहीं था, और ये थोड़ा सा पर्सनल है उनका। और फिर बाद में बताया गया था कि जो स्नैचिंग और टेकिंग अवे जो वॉच फ्रॉम दी कंप्लेनेंट था, वो क्वेश्चन ये की था कि स्नैचिंग एंड टेकिंग ऑफ वॉच था फ्रॉम दी कंप्लेनेंट, और जो कि जो रिकॉर्ड ये कहता है कि जो वॉच जो थी, घड़ी थी, जो कि ऑलरेडी रिटर्न की जा चुकी थी, और फिर इसके बाद भी कंप्लेनेंट ने ये लिख के रिटर्न दे दिया था कि कोई वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, और कंप्लेंट को विड्रू कर दिया था। और इसके बेसिस पे अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो हाई कोर्ट की जो रीजनिंग थी वो एक फॉल्टी है फैक्ट्स और लॉ के दोनों के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद ये दोनों के एविडेंसेस, जो कंप्लेंट के एविडेंसेस है, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं, और पूरा का पूरा एविडेंस है। थोड़ा सा कुछ जो है उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर। बाकी जो बाद में जो लीगल इश्यूज था वो उस पर माननीय कोर्ट ने क्या दिया, वो यही बताया कि जो भी कोर्ट है, मतलब इस जो माननीय कोर्ट होती है, वो कई बार ऐसे होता है कि जो कई फैक्ट्स ऑफ लाइफ में कोर्ट जो मतलब जो अकाउंटेड होती है फॉर वी एवेल्युएट द पास द जजमेंट, जो कोर्ट्स हैं वो जजमेंट पास करती हैं। एक हॉलिस्टिक एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की जरूरत होती है जब एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, और जब कोई एविडेंस एक्ट अप्लाई हो करता है तब जो डिस्कशंस है वो इवैल्यूएशन, एनालिसिस और अप्रेजल ऑफ द एविडेंस के बेसिस पे किया जाता है। और फिर इसके बाद जो एलिगेशंस लगाई थी वो मतलब कंप्लेनेंट ने तो अपनी स्टेटमेंट दी थी साथ में, और स्टेटमेंट के बाद जो रिस्पोंडेंट ने भी अपना डिफेंस विटनेस है वो दिया था इंक्वायरी ऑफिसर के पास, और उन्होंने यही बताया था कि वो पोस्टेड थे नाइट ड्यूटी पे। और फिर इसके बाद बताया कि ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं जो कि फॉल्स और फैब्रिकेटेड हैं। तो लेकिन जो इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी थी और एलेबोरेटेड मार्शल किया था और इवैल्यूएट द इंटायर एविडेंस, जो भी पूरा इंसिडेंस था, जो पूरा जो घटना हुई थी उसका पूरा इंसिडेंस जो है वो लिखा गया था। और फिर जो एक एलिगेशंस थी वॉच की, वो भी बता दिया था कि वॉच जो है वो रिटर्न कर दी थी, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने वापस जो है वो रिटर्न कर दी थी। और ऑब्जेक्शंस जो पास किए गए थे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की द्वारा, और फिर स्टेटमेंट्स जो एविडेंस थे और रिकॉर्ड में वो ये प्रूव करते थे कि चार्जेस हैं वो प्रूव हो गए हैं। और जो रही क्वेश्चन जो विड्रॉल कर ली थी कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट ने विड्रॉ कर ली थी, और फिर साथ में एक रिटर्न रिक्वेस्ट कर लिखी थी कि वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हम एग्री करते हैं कि जो कंप्लेंट जो अगर विड्रॉ करने से भी जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 का जो है नलीफाई नहीं हो सकता, एक्सोनरेट नहीं हो सकते रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर। और ये सारा डिटेल में बताया गया पूरा। और लेकिन यहाँ पर यही बताया कि जो जुडिशियल रिव्यू है हाई कोर्ट का आपके ऊपर आए, हाई कोर्ट का जो फंक्शन होता है वो जुडिशियल रिव्यू का होता है, और जो जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो एडजुडिकेट किया जाता है मेरिट्स पे और एडुकेसी और इनएडुकेसीज ऑफ एविडेंसेस। और जब तक कि कोई कोर्ट पाए ना कि फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई है और जो फाइंडिंग जो बेस्ड हुई है वो एविडेंस के ऊपर नहीं हुई है, या फिर परवर्स है, और या फिर टोटली लीगली अनटेनेबल है, और कोई फेल टू पास द मस्टर ऑफ द वेंट्सबरी प्रिंसिपल्स को वो पास करने से वो मतलब फेल हो जाती है पास जो प्रिंसिपल्स को। और जो पावर ऑफ हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू है, वो एक्सरसाइज करती है जुडिशियल रिव्यू। वो देखती है कि करेक्ट एरर्स ऑफ लॉ है कि मतलब जो रिव्यू करती है करेक्ट एरर्स ऑफ द लॉ को, और प्रोसीजर लॉ को जो रिव्यू करती है, और लीडिंग टू मैनिफेस्ट इनजस्टिस या फिर वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस है, इन सबको जो रिव्यू करती है बिना वेंचर किए री एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस। मीन्स ऑलरेडी एविडेंस जो है उसको डिसिप्लिनरी कमेटी ने ऑलरेडी वो एप्रिशिएट किया जा सकता है, तो अब री एप्रिशिएट करने का जो पावर होती है वो नहीं होती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। सिर्फ वो देखती है कि जो एरर्स ऑफ प्रोसीजर लॉ प्रॉपर फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए, कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस दी गई है कि नहीं दी गई है, या फिर
और फिर इसके बाद रीएप्रिसिएशन की जो पावर है वो लिमिटेड होती है। और जहाँ जो भी एग्जामिनेशन किया गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, जिसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने जो इंक्वायरी जो की है वो एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर की है कि नहीं की है, और या फिर उन्होंने अपना जो अप्लाइड माइंड किया है एविडेंस पे, और जो भी मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड पे किए हैं बिना एक्सट्रेनियस मैटर, जो अनकनेक्टेड मैटर्स को बिना देखे हुए, विद ड्यू अनड्यू कंसिडरेशन को देखते हुए, अनड्यू कंसिडर को देखते हुए, और रेलेवेंट फैक्टर्स जो हैं वो have been cogitated or not cogitated। तो फिर द कंक्लूजन्स ऑफ जो फैक्ट्स हैं वो टोटली बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन पे होते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे होते हैं, और जब मेटिकुलसली रीच बाय द अथॉरिटीज। और लेकिन इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मेनली कि जब कोर्ट को लगे कि एक डिफरेंट कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ऑलरेडी एक ओपिनियन दे दिया है तो एक दूसरा कंक्लूजन निकाला जा सकता है, इस पे जो है कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब जो एरर्स ऑफ द लॉ है वो यहाँ पर जो पैरा नंबर 10 की जो हाईकोर्ट की जजमेंट है वो जो है दिख रहा है अपेरेंटली इन रीजनिंग, जो उन्होंने रीजनिंग दिया उसमें दिख रहा है। तो प्रोपोर्शनलिटी और जो पनिशमेंट के ऊपर भी अब कोर्ट ने कहा कि वो स्टार्टलिंग है, डिस्ट्रेसिंग है, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर जो 1 जो है वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं थे। इवन पुलिस ऑफिसर के पास भी को भी नहीं चाहिए कि वो मॉरल पुलिसिंग करे और कुछ तरह के फेवर या फिर मटेरियल गुड्स जो हैं वो ले। तो इसलिए जो है वो जो अपील को एक्सेप्ट कर लिया, सीएसएफ की जो अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो सिविल एप्लीकेशन जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने हाई कोर्ट में, उसको ट्रीट किया कि वो डिसमिस है, और रिमूवल ऑफ सर्विस जो पास की गई थी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा वो उसे अपहेल्ड कर दिया, और फिर इस केस को डिस्पोज कर दिया। ये थी 16 दिसंबर 2022 की जजमेंट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।